Hello students, in today's lecture I will start with a new chapter dual nature। और बेटा इस dual nature के अंदर हमने लाइट का या फिर रेडिएशन का dual nature स्टडी करना है। dual nature means dual nature का मतलब है लाइट कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, लाइट का पार्टिकल बिहेवियर है, और कुछ एस्पेक्ट्स हैं लाइट के जो वेव नेचर से एक्सप्लेन किए जाते हैं। तो बेटा लाइट हैज, पहला पॉइंट, लाइट हैज डुअल नेचर, दैट इज both the wave nature as well as particle nature, as well as particle nature। तो सिर्फ लाइट का ड्यूअल नेचर है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। बेटा हमने ऑप्टिक्स किया था और ऑप्टिक्स के अंदर हमने कुछ फिनोमिनास को एक्सप्लेन किया था यूजिंग द वेव थ्योरी। दोस फिनोमिनास दे वर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एज वेल एज पोलराइजेशन। तो बेटा वेव नेचर को यूज करके या वेव नेचर से हम रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करते हैं, रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करते हैं, हम डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करते हैं, पोलराइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो स्वयं इस पार्टिकल नेचर में क्या होता है बेटा, देखिए पार्टिकल नेचर से हम स्वयं फोटो एमिशन को एक्सप्लेन करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। तो पार्टिकल नेचर से हम फोटो एमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। गॉट इट सर? तो बेटा डुअल नेचर में इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम पार्टिकल नेचर को टारगेट करेंगे। तो देखिए बेटा, जो लाइट का पार्टिकल नेचर होता है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फोटोन्स। बेटा लाइट के अंदर, रेडिएशन के अंदर फोटोन्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो फोटोन्स हैं ये पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। बिल्कुल ठीक वैसे जैसे स्टूडेंट्स देखिए, आपने होली पे पब्लिक को वाटर बैलून यूज करते हुए देखा है। तो बेटा उनके हाथ में जो वाटर बैलून होता है, जब वो किसी को भी मारते हैं तो वाटर बैलून बस्ट होता है और वाटर बैलून के अंदर जो कंटेंट होता है, जो भी लिक्विड होता है, वो सरफेस पे या बंदे पे ट्रांसफर हो जाता है। गॉट इट स्टूडेंट्स? बिल्कुल ठीक इसी तरीके से स्टूडेंट्स जो रेडिएशन है या लाइट है, लाइट का जो एनर्जी होता है दैट इज ट्रैप्ड within these particles which are called photons। तो स्टूडेंट्स हर रेडिएशन के अंदर फोटोन्स एग्जिस्ट करते हैं और ये फोटोन्स एनर्जी के कैरियर्स होते हैं। रेडिएशन का जो एनर्जी है दैट इज ट्रैप्ड within these photons। तो ये जो फोटोन्स होते हैं ये बिल्कुल ठीक होली वाले वाटर बैलून की तरह होते हैं। जब रेडिएशन किसी भी सरफेस पर स्ट्राइक करता है तो रेडिएशन के जो फोटोन्स हैं ये सरफेस के साथ कोलाइड करते हैं और कोलिजन पे इनके अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट होता है वो सारा एनर्जी सरफेस को ये ट्रांसफर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर के अंदर हमने फोटोन सबसे पहले, जिसको कि हमने बोला है कि जो रेडिएशन का पार्टिकल नेचर है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फोटोन्स। ओके, तो फ्रेंड्स इस चैप्टर के अंदर काफी छोटा चैप्टर है। चैप्टर ग्राफिकली इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को आपने ग्राफ पॉइंट ऑफ व्यू और न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है। प्लस कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो इंपॉर्टेंट 1 मार्कर है।
ठीक है, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर को हम पॉइंट फॉर्म में करेंगे। तो पहला पॉइंट, लाइट हैज डुअल नेचर। कुछ फिनोमिनास वेव नेचर से एक्सप्लेन होते हैं, कुछ फिनोमिनास पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होते हैं। बेटा जो लाइट का पार्टिकल नेचर है, द पार्टिकल नेचर of light is due to presence of photons in it. ओके, अब बेटा ये फोटोन्स क्या है? देखिए, लेट अस सपोज से आप किसी बीम ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, तो इस बीम ऑफ लाइट के अंदर स्टूडेंट्स ये जो चैनल्स हैं जिनके अंदर एनर्जी ट्रैप्ड होता है, इनको फोटॉन्स कहते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने सिर्फ एक चैनल को यहां पे शेड आउट किया है, तो हम इस एक सिंगल चैनल को फोटोन बोलेंगे। तो ये फोटोन पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। ये बेसिकली जो रेडिएशन का पार्टिकल नेचर है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीस फोटोन्स। तो ये फोटोन्स क्या है, इन्हें देखिए आप। What is photon? Photon is a packet of energy. Photon is the smallest packet of energy present in the radiation. It is the smallest packet of energy. Okay, sirs? और रेडिएशन का जो एनर्जी है वो इन स्मॉलेस्ट पॉसिबल पैकेट्स, जिनको फोटॉन्स कहते हैं, इनके अंदर एग्जिस्ट करता है। बात समझ आई? अब बेटा ये फोटोन है, फोटोन के अंदर जो एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? फोटोन का जो एनर्जी है वो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी या यूं कहें वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। चौथे नंबर पे एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की एनर्जी की बात हो रही है। ओके, लेट अस सपोज, मान लेते हैं कि स्टूडेंट्स न्यू और लैम्डा, दे आर द फ्रीक्वेंसी और द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, देन द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज रिटन एज दिस E is equals to h nu. This E is equals to h nu. ये जो h है बेटा, ये h प्लैंक्स कांस्टेंट है। H प्लैंक्स कांस्टेंट है और इसका जो वैल्यू है 6.63 इंटू 10 रेज़ टू पावर -34 जूल सेकेंड्स। गॉट इट स्टूडेंट्स? और जो न्यू है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। आप ऐसा करें, पहले इसको कॉपी कर लें। Now since this E, it is equals to h nu. E is the energy of the photon. E is the energy of photon. Nu is the frequency of radiation. Thus E is also written as say hc by lambda. This lambda is the wavelength of radiation, and the c is the speed of light. The c is the speed of light. Okay sirs? तो बेटा एनर्जी ऑफ फोटोन रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। गॉट इट? अब इसके बाद बात करेंगे स्टूडेंट्स एनर्जी ऑफ द रेडिएशन की। द नेक्स्ट पॉइंट, द एनर्जी ऑफ रेडिएशन। स्टूडेंट्स देखिए, रेडिएशन का एनर्जी डिपेंड करेगा रेडिएशन के नंबर ऑफ फोटॉन्स पर। रेडिएशन के अंदर जितने ज्यादा फोटॉन्स एग्जिस्ट करेंगे, रेडिएशन का एनर्जी कंटेंट उतना ज्यादा होगा।
तो स्टूडेंट्स एनर्जी ऑफ द रेडिएशन इज रिटन एज इट इज n मल्टीप्लाइड विद h न्यू। यहां पर n क्या हो गया, दिस n इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स प्रेजेंट in the radiation। Got it? NH nu, और ये H nu स्टूडेंट्स आपको अभी बताया था, इट वॉज द एनर्जी ऑफ द सिंगल फोटोन। Got it स्टूडेंट्स? तो अभी तक फोटोन क्या है, फोटोन का एनर्जी किस पर डिपेंड करता है और रेडिएशन का एनर्जी कंटेंट किस पर डिपेंड करेगा। Got it? अभी तक हमने ये क्लियर किया। Now न्यासस, अब बेटा कुछ बेसिक टर्म्स जो इस चैप्टर में आने वाली है, जो बार बार यूज होने वाली है। फिफ्थ, वर्क फंक्शन। समझिए, लेट अस सपोज से इट इज द मेटालिक सरफेस, और बेटा हर मेटालिक सरफेस पर लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मेटालिक सरफेस के साथ में बाउंडेड होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि मेटालिक सरफेस के साथ में बाउंडेड होंगे, एंड दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर बाउंडेड विद द मेटालिक सरफेस। अब स्टूडेंट्स, जब मेटालिक सरफेस से अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है, नॉकआउट करना है, निकालना है, तो आपको इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ आ गई? तो जब आप सुटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करते हैं जिससे ये इलेक्ट्रॉन्स मेटालिक सरफेस से नॉकआउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं, मतलब मेटालिक सरफेस का इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कोई इंफ्लुएंस नहीं रहता, तो उस एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। मैं डिफाइन करवा रहा हूं, आप लिख लें। इट कैन बी डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटालिक सरफेस। गॉट इट? ओके ओके, अब बड़े ध्यान से सुनिए। यह तो समझ आ गया कि इलेक्ट्रॉन्स की सरफेस पर मेटल की सरफेस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर इनको फ्री करना है, मेटालिक सरफेस के इंफ्लुएंस से निकालना है, तो एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई किया जाता है उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। बात समझ आ गई? क्लियर? अब क्या हो अगर सप्लाइड एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, सप्लाइड एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो स्टूडेंट्स ये सप्लाइड एनर्जी का एक पार्ट जो कि वर्क फंक्शन है वो तो इलेक्ट्रॉन की बाउंडेशन को खत्म करेगा, और जो बाकी का पार्ट एनर्जी, अवेलेबल एनर्जी का बचेगा, दैट विल अपीयर एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन और द नॉक्ड आउट इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ आ गई? चलिए अभी इसको आगे डिस्कस करेंगे। ये आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का पार्ट है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आने वाले टाइम में डिस्कस होगा। अब क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एमिशन, देखिए मेटालिक सरफेस से जब इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। ओके, लिख लें आप इसको। It is the phenomena of ejection of the electrons from the metallic surface। अब सुनिए मेरी बात, ये जो इलेक्ट्रॉन एमिशन है ये डिपेंड करता है मोड ऑफ एनर्जी के ऊपर या फिर उस टेक्निक के ऊपर डिपेंड करता है जिससे इसको निकाला गया। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन एमिशंस सबसे पहले थर्मो आयोनिक एमिशन। थर्मो आयोनिक एमिशन में क्या होता है? स्टूडेंट्स देखिए, मेटेलिक सरफेस से अगर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए जाएं यूजिंग द हीट एनर्जी, तो यहां पर जो एनर्जी का सोर्स है या जो एनर्जी का फॉर्म है दैट इज द हीट एनर्जी। तो हीट की फॉर्म में अगर एनर्जी को यूज किया जाए टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस, तो स्टूडेंट्स इस फिनोमिना को बोलते हैं थर्मो आयोनिक एमिशन। बात समझ आ गई? दूसरे नंबर पे फोटो एमिशन। फोटो एमिशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर का बेसिक है।
फोटो एमिशन। ओके, तो फोटो एमिशन को मैं वर्ड्स दे रहा हूं, आप उसे नोट कर लें। इट इज द फिनोमिना ऑफ द रिमूवल of the electrons on the metallic surface when the radiation of suitable frequency is incident on it। मतलब बेटा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज लाइट। रेडिएशन मेटालिक सरफेस पर डाला जाता है, रेडिएशन के जो फोटॉन्स है मेटालिक सरफेस के साथ कोलाइड करते हैं, या यूं कहें कि फ्री बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करते हैं। अब फोटॉन्स अपना एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेंगे एट द टाइम ऑफ कोलिशन। ओके, अगर अवेलेबल एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल या उससे ज्यादा है, मतलब एनर्जी ऑफ द फोटोन अगर वर्क फंक्शन के इक्वल है या उससे ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। बात समझ आ गई? ओके, और इंपॉर्टेंट बात, अगर बेटा देखिए ये मेटालिक सरफेस है एंड लेट अस सपोज से दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर बाउंडेड विद द मेटालिक सरफेस, और इस मेटालिक सरफेस पर रेडिएशन डाला जाए और इस रेडिएशन का जो एनर्जी है, फोटॉन्स का जो एनर्जी है, दैट इज सपोज इक्वल टू और ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन। क्लियर? तो बेटा जो रेडिएशन का फोटोन होगा, रेडिएशन के फोटॉन्स हैं, रेडिएशन का जो फोटोन होगा वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा, अपना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस बोलते हैं। रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस वर्ड यूज किया जाता है। इन फोर्सेस से इलेक्ट्रॉन मेटालिक सरफेस से बाउंडेड होता है। तो सिंस फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा, अगर फोटोन का एनर्जी वह फंक्शन या उससे ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन मेटालिक सरफेस से रिमूव किया जा सकता है या रिमूव किया जा चुका होगा। बात समझ आ गई? अब बेटा देखिए, अब ऐसा नहीं होता कि बड़े सारे फोटॉन्स मिलके एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को निकाले, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये जो फोटो एमिशन है, हैश डाल के लिख रहे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। फोटो एमिशन इज द वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन कोलिजन फिनोमिना। एक फोटोन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। अगर फोटोन का एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो सिंस इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बीच जब कोलिशन होगा, इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी तो एब्सॉर्ब कर लेगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, उसको डाइजेस्ट कर लेगा एनर्जी को। बात समझ आ गई? लेकिन मेटालिक सरफेस को नहीं छोड़ेगा, मेटालिक सरफेस के साथ बाउंडेड रहेगा। पल्ले पड़ गई बात? अब ऐसा कभी नहीं होता है कि बड़े सारे फोटॉन्स मिलकर एक इलेक्ट्रॉन को निकाले, क्योंकि स्विस ये जो फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिशन होती है ये ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस होती है। ओके, और इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट में 10⁻⁻⁸ सेकंड्स में आ जाता है। ठीक है, तो ये इतना क्विक होता है कि दूसरे फोटोन की कोलिशन से पहले ये सारा काम हो चुका होता है। तो सिर्फ एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। बात समझ आ गई? इसके बाद सेकेंडरी एमिशन। देखिए, सेकेंडरी एमिशन में बेसिकली दो टेक्निक्स होती है। अगर फास्ट मूविंग प्रोजेक्टाइल्स मेटेलिक सरफेस पे स्ट्राइक कराई जाए और ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स के साथ जब कोलाइड करेंगी तो ये भी अपना एनर्जी ट्रांसफर करेंगी। फिर से अवेलेबल एनर्जी अगर वर्क फंक्शन या उससे ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल हो जाएगा मेटेलिक सरफेस से। ठीक है, दूसरा होता है कि स्वेल्स अगर आप मेटेलिक सरफेस को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाएगा जो रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस से ज्यादा होंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सकता है। बात समझ आई? तो स्वेल्स आपने जिसके ऊपर टारगेट करना है वो है फोटो एमिशन, सबसे इंपॉर्टेंट। तो अभी तक हमने बात की है इलेक्ट्रॉन एमिशन की। अब इसके बाद बात करेंगे स्टूडेंट्स कुछ टर्म्स जो बार बार यूज होने वाली है। Now the seventh one, threshold frequency. Threshold frequency. अब समझिए पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। Let us suppose since it is the metallic surface, okay, और इस मेटालिक सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि बाउंडेड है। मेटालिक सरफेस के ऊपर हम रेडिएशंस डाल रहे हैं, हमने डिफरेंट रेडिएशंस डाले,
लेट अस सपोज से रेडिएशन ए डाला, रेडिएशन बी डाला और रेडिएशन सी डाला, गॉट इट। अब जब हमने रेडिएशन ए डाला, रेडिएशन ए डाला और रेडिएशन ए के जो फोटॉन्स हैं इनका एनर्जी मेटल की वर्क फंक्शन से कम है, तो सेंस इलेक्ट्रॉन्स तो रिमूव नहीं होंगे। तो यहां पर देयर इज नो फोटो एमिशन, नो फोटो एमिशन। समझ आ गई बात, क्लियर हो गई बात। अब रेडिएशन बी को देखते हैं। जब हमने रेडिएशन बी डाला तो रेडिएशन बी के जो फोटॉन्स हैं, हर फोटोन का जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटालिक सरफेस। तो रेडिएशन का जो एनर्जी, रेडिएशन के फोटॉन्स का जो एनर्जी है दैट इज एच न्यू, इट इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन। तो अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन स्वेल्स रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस को ओवरकम कर चुके होंगे, क्लियर। अब ये अवेलेबल एनर्जी रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस को ओवरकम करने में यूज हो जाएगी, तो मतलब अब इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है। तो यहां पर बोलेंगे फोटो एमिशन टेक्स प्लेस, फोटो एमिशन with zero kinetic energy, with zero kinetic energy takes place। ये बात समझ आ गई। तो सिर्फ फोटोन का जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू द वर्क, याद रखना क्योंकि मैं वापस इसके ऊपर आने वाला हूं। अब अगर हमने रेडिएशन सी डाला, रेडिएशन सी डाला तो रेडिएशन सी का जो फोटोन है, या यूं कहें कि रेडिएशन सी का जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन बी। अगर रेडिएशन सी का फ्रीक्वेंसी रेडिएशन बी की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो रेडिएशन सी के जो फोटोन्स हैं उनका जो एनर्जी होगा दैट विल बी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन, दैट विल बी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन। मैंने यहां पर रेडिएशन सी का जो फ्रीक्वेंसी है उसको न्यू डैश मार्क किया है, इट इज ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन। तो फ्रेंड्स ये जो अवेलेबल एनर्जी है एच न्यू डैश, इसके दो पार्ट्स होंगे। एक पार्ट तो इलेक्ट्रॉन को रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस से ओवरकम करा देगा जो कि वर्क फंक्शन के इक्वल है, ओके। और जो बचा हुआ पार्ट होगा दैट विल अपीयर एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन, दैट विल अपीयर एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ इनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, इनको स्पेशल नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, गॉट इट सर। तो टोटल अवेलेबल एनर्जी इट इज एच न्यू डैश, एच न्यू डैश में से वर्क फंक्शन तो यूज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए, और जो बचा हुआ एनर्जी होगा दैट विल अपीयर एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स विच आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ गई बात। तो अब ध्यान से देखिए, दोबारा देखिए, मेटालिक सरफेस है, रेडिएशन ए डालते हैं तो बेटा कोई फोटो एमिशन नहीं हो रहा है, रेडिएशन बी डालते हैं फोटो एमिशन हो रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ने रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस को ओवरकम किया है, क्लियर, मूव नहीं कर रहा है। रेडिएशन सी डाल रहे हैं, रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस को ओवरकम भी किया है और इलेक्ट्रॉन मूव भी करेगा किसी वेलोसिटी से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स गिवन मेटालिक सरफेस का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा? ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन फॉर विच फोटो एमिशन टेक्स प्लेस, जिससे कि फोटो एमिशन हो जाए, इलेक्ट्रॉन मेटेलिक सरफेसेस से फ्री हो जाए, रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस को ओवरकम कर ले। बात समझ आ गई? तो वी आर गोइंग टू से कि रेडिएशन बी का जो फ्रीक्वेंसी है, रेडिएशन बी का जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर दिस मेटेलिक सरफेस। बात समझ आ गई? रेडिएशन बी का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी माना जाएगा ऑफ द मेटेलिक सरफेस। गॉट इट स्टूडेंट्स? क्लियर?
क्योंकि जब रेडिएशन बी मेटालिक सरफेस पर स्ट्राइक कर रहा है तो फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिशंस हो रही है और इलेक्ट्रॉन ने रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस को जस्ट ओवरकम किया है, मूव नहीं कर रहा है। अब रेडिएशन सी का जो फ्रीक्वेंसी होगा दैट विल बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वर्ड यूज करेंगे फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ गए बात को? क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन ने रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस को ओवरकम भी किया और अवेलेबल एनर्जी का जो एक पार्ट है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। काइनेटिक एनर्जी होता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। गॉट इट सेंस? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की मैं डेफिनेशन आपको दे रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप नोट करें। इट कैन बी डिफाइंड as the minimum frequency of the radiation incident on the metallic surface for which photo emission takes place. For which photo emission takes place. Okay? तो स्टूडेंट्स अभी तक जो डिस्कशन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है साथ साथ कॉपी करते जाए। आप एक बार इस वाले आइडिया को कॉपी कर लें। ये रेडिएशन ए ने क्या किया, रेडिएशन बी ने क्या किया और रेडिएशन सी ने क्या किया। अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए। स्विच थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए हम सिंबल यूज करेंगे न्यू नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन हम दोनों रिलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में लिख लें, लेट डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, बी द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटालिक सरफेस एंड न्यू नॉट बी द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन मेटालिक सरफेस। तो this work function is always defined in terms of, वर्क फंक्शन हमेशा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में डिफाइन किया जाता है। सो इट विल बी इक्वल टू एच न्यू नॉट। ओके, अब ये एच न्यू नॉट क्या हो गया? एच न्यू नॉट विल बी द एनर्जी ऑफ द फोटोन ऑफ द रेडिएशन whose frequency is equal to the threshold frequency of the metallic surface. Got it, so समझ आ गई बात? तो यहां पर W आपका वर्क फंक्शन है और ये जो न्यू नॉट है इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला है। अब सर रेडिएशन है, रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी भी होता है, वेवलेंथ भी होता है। तो जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वैसे हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को भी डिफाइन करते हैं। अब बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ होता है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में मिनिमम फ्रीक्वेंसी वर्ड आया था, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में मैक्सिमम वेवलेंथ वर्ड आएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, मैं इसके ही वर्ड्स दे रहा हूं, आपको नोट कर लें। इट कैन बी डिफाइंड as the maximum wavelength of the incident radiation for which photo emission takes place. For which photo emission takes place. Now let us suppose this W is written as say h nu naught, so nu naught threshold frequency, and it is written as say hc by lambda naught, और ये lambda naught threshold wavelength. Threshold वेवलेंथ, बात समझ आ गई? इंपॉर्टेंट है वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, बड़े इंपॉर्टेंट है, कॉपी कर लें आप। अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए। अब बात करेंगे कैलकुलेशन की। बात करेंगे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन।
ये जो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है स्टूडेंट्स, ये बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। अभी मैंने आपको रेडिएशन सी के बारे में समझाया था। रेडिएशन सी का फ्रीक्वेंसी इट वाज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द गिवन मेटालिक सरफेस। तो बेटा जो रेडिएशन सी के फोटॉन्स हैं, इन फोटॉन्स का जो एनर्जी है दैट इज ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटालिक सरफेस। तो बेटा ये अवेलेबल एनर्जी है, इसमें से एक पार्ट यूज होगा इलेक्ट्रॉन के रिमूवल में, और जो बचा हुआ पार्ट होगा दैट विल अपीयर एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो सिंपल सी कैलकुलेशन है, जब इसको हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में डालते हैं, जो एक्सप्रेशन आता है वो आइंस्टाइन इक्वेशन है। ओके, लिखें आप सपोज द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी इट इज न्यू which is greater than the threshold frequency. Suppose the radiation of frequency nu greater than the threshold frequency nu naught is incident on the metallic surface whose work function is W. बेटा मेटालिक सरफेस का जो वर्क फंक्शन है दैट इज सपोज से W। तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए दैट इज W। ओके, क्लियर? नेक्स्ट लाइन में लिखें the energy of each photon present in the radiation is this E is equals to h nu. Okay sir, ये एनर्जी ऑफ द फोटोन है जो रेडिएशन के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर? नेक्स्ट लाइन में लिखें as the available energy of the incident photon is greater than the work function of the metallic surface, then some part of the available energy will appear as the work function and the rest would appear as the kinetic energy of the emitted photoelectrons. Rest would appear as the kinetic energy of the emitted photoelectrons. तो आई होप आपने इन वर्ड्स को नोट कर लिया है। ये फिगर आप कॉपी कर लें। रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी न्यू ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, W इज द वर्क फंक्शन। अब बात करेंगे स्टूडेंट्स सिंपल कैलकुलेशन की। नाउ दिस अवेलेबल एनर्जी E, it will appear E is the energy of the photon present in the radiation C. It will appear as the work function plus the kinetic energy, maximum लिखते हैं, kinetic energy में maximum लिखा जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस मैक्सिमम स्पीड से मेटालिक सरफेस को छोड़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी में मैक्सिमम होगा। ओके, नाउ दिस E is equals to say h nu and this work function is written as say h nu naught and it is written as the kinetic energy maximum. Got it friends? तो ये जो एक्सप्रेशन है फ्रेंड्स, ये आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। आप इसको ऐसे यूज करें, इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 की फॉर्म में यूज करें। न्यूमेरिकल्स में इक्वेशन नंबर 2 की फॉर्म में यूज किया जाएगा, और अगर वेवलेंथ की टर्म्स में डाला जाए ऑल्सो यू कैन से दैट इज hc by lambda। तो लैम्डा क्या हो जाएगा? लैम्डा विल बी द wavelength of the radiation C. नोट कर ले इसको। Lambda is the wavelength of the radiation incident on the metallic surface, and it is written as say hc by lambda naught plus the kinetic energy maximum. तो सिंस अब ये न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट हो गया, तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के ऊपर बेस है न्यूमेरिकल्स। आई होप आप उन्हें ट्राई कर लेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यूज ले लेंगे, कुछ भी नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल। तो आप स्टूडेंट्स इसको कॉपी कर लें। ये आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कंप्लीट हो गया। आज अपना वीडियो हम यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और रेडिएशन के पैरामीटर्स
डिस्कस करेंगे और देखेंगे उनका इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर क्या होता है। ओके, तो आज का वीडियो सिर्फ इतना करते हैं। ओके, आप इसको कॉपी कर लें।